वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी अब से थोड़ी देर में नॉमिनेशन करेंगी और नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में एक रोड शो भी किया है। रोड शो में प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये चुनावी रथ जिस पर सवार प्रियंका गांधी और उनके साथ राहुल गांधी भी मौजूद। इसके अलावा सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। तो प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं और अब वायनाड में उपचुनाव होने जा रहा है और प्रियंका गांधी यहां से चुनावी मैदान में है। आज नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकली हैं। उससे पहले उनका मेगा रोड शो हुआ और इस दौरान राहुल गांधी उनके साथ चुनावी रथ पर सवार नजर आए। For giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. और प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर जबानी जंग जारी है। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने कहा कि लोगों की मांग पर प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ रही हैं। प्रियंका राजनीति में नई नहीं है, वो हमेशा से सक्रिय रही हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। वो यहाँ के, क्योंकि राहुल जी 2 बार यहाँ से चुने गए, तो यहाँ की जनता चाहती थी कि राहुल जी यहाँ पे रहें और रायबरेली की जनता चाहती थी वहाँ रहें। तो फिर परिवार का निर्णय हुआ, राहुल जी क्योंकि वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए मतलब हुआ कि भाई उन्होंने कहा कि आप नहीं तो आपके परिवार का कोई आदमी हो। तो ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और ये परिवार का निर्णय। और ये मतलब कोई ऐसा नहीं, क्योंकि प्रियंका जी कोई आज नहीं है कि राजनीति में नहीं है। कि उन्होंने राहुल जी के इलेक्शन, सोनिया जी के इलेक्शन, कैप्टन श्री शर्मा का इलेक्शन और मेरा इलेक्शन और शीला कौल जी का इलेक्शन, सब इलेक्शन उन्होंने लड़ाए। तो उन्होंने इलेक्शनिंग की, उनको बहुत पुरानी नॉलेज है, तो नई भी नहीं है पॉलिटिक्स। महापरिवारवाद की पराकाष्ठा, महापरिक्रमावाद की पराकाष्ठा के रास्ते पर आज कांग्रेस पार्टी चल रही है। जिनके पास वायनाड की त्रासदी के समय, वहां लैंडस्लाइड और बाढ़ के समय लोगों का दुख सुनने का समय नहीं था, वो जीजी और जीजा आज मुस्लिम लीग के कंधों पर चढ़कर वायनाड में चुनाव लड़ने के लिए निकले हैं। क्योंकि वहां मेजॉरिटी मिनॉरिटी में है और मिनॉरिटी मेजॉरिटी में है, इसलिए वहां से भाग्य जमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वायनाड जीतने के लिए अपना झंडा व एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में जमा करा दिया है, सरेंडर कर दिया। और प्रयागराज के फूलपुर से सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी के नामांकन में हंगामा देखने को मिला। एसपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर हंगामा किया। नामांकन कक्ष में प्रवेश के दौरान पुलिसकर्मियों के रोकने पर सपा नेताओं ने हंगामा किया। बड़ी संख्या में सपा नेता नामांकन कक्ष में जाना चाहते थे। पुलिसकर्मियों से एसपी नेताओं की कहासुनी हुई। एसपी नेता अमरनाथ मौर्य की पुलिसकर्मियों से जमकर बहस हुई। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को औकात में रहने की बात कही। फूलपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी मुस्तबा सिद्दीकी नामांकन के लिए पहुंचे थे। सर्वेश दुबे से इस पर अपडेट लेते हैं। सर्वेश, क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? मैं आपको बता दूं कि आज जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है और आज नामांकन का 5वां दिन है। आज 5वें दिन समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी अपना नामांकन करने पहुंचे थे और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इसके साथ साथ तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और वो लोग उनका नामांकन करा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज और अन्य विधायकों की मौजूदगी में फूलपुर से प्रत्याशी रहे अमरनाथ मौर्य की पुलिस कर्मियों से तीखी नोकझोंक हुई। कुछ अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी नोकझोंक हुई। दरअसल नामांकन के दौरान एक निश्चित सीमा में ही लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं नामांकन कक्ष तक। उसको लेकर पुलिसकर्मियों ने जब रोका तो वहां पर कहासुनी हो गई और सपा नेताओं ने अपनी दबंगई दिखाते हुए औकात बिल्कुल और इस तरह का पूरा जो था दृश्य वहां पर देखने को मिला और ज्यादा लोगों को एंट्री ना देने पर यह बहस शुरू हुई और उसके बाद पुलिस से झड़प। शुक्रिया सर्वेश अपडेट के लिए।
विधानसभा उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी निषाद पार्टी को एक सीट दे सकती है। बीजेपी निषाद पार्टी को मझवा या कटहरी सीट दे सकती है और सूत्रों के मुताबिक निषाद पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरेगा। यह भी बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी उपचुनाव में 2 सीटों की मांग कर रही थी और इसे लेकर कल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। आज शाम तक बीजेपी प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच में जो पेच फंसा हुआ था वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने जेपी नड्डा से कल दिल्ली में रात में मुलाकात की है और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच सूत्रों की माने तो ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी और इनमें से 1 सीट पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची के नाम का ऐलान हो सकता है और यह सूची आज प्रत्याशियों की आ सकती है। निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सीट शेयरिंग पर कहा है कि अपनी मांगे जेपी नड्डा जी के सामने हमने रख दी हैं। हम लोग जीत के लिए बात करते हैं, गठबंधन था, है और कल भी रहेगा। रहते भारतीय जनता पार्टी 1 सीट देने को रजामंद थी, वो भी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाना चाहती थी। क्या इस मामले का शट आउट हुआ? ये चर्चा सब गलत है और हम लोग जो बातें करते हैं जीत के लिए करते हैं और उस पर उन्होंने हमसे लिस्ट भी मांग ली है और जो भी बेहतर होगा बैठ के बात करके दे देंगे। ये भी कहा जा रहा है आज प्रधानमंत्री जब आ जाएंगे उसके बाद फिर आपकी एक बैठक होनी है। नहीं, हम लोगों के भी नहीं, हमको उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखो और बेहतर संदेश जाएगा और हमने प्रत्याशियों से बातचीत भी करा दी है और अच्छा आएगा। हमको लगता है शाम तक लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आप 1 सीट पे चुनाव लड़ने को तैयार हैं कि 2 सीट चाहते हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जीत चाहते हैं और अपने सामाजिक मुद्दों को हल चाहते हैं और अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए और जीत का जो 9 सीट है वो हम लोग सभी 9 की 9 जीते हैं, उसके लिए बातचीत चर्चा हुई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अच्छे निर्णय पर। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल जी से भी आज उम्मीद है कि आप लोगों का गठबंधन फाइनल हो जाएगा? नहीं, गठबंधन तो फाइनल है, आज भी है, कल भी है और आगे भी रहेगा और लड़ेंगे, जीतेंगे, हरियाणा जैसे फिर परिणाम भी देंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर राजधानी लखनऊ में कई जगहों पर होर्डिंग्स लगाई गई हैं, लेकिन एसपी कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग्स चर्चा का विषय हैं और इन पोस्टर्स में अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। एसपी नेता जयराम पांडे ने ये होर्डिंग्स लगाई हैं। वैसे तो अखिलेश यादव अपना जन्मदिन 1 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का वास्तविक जन्मदिन 23 अक्टूबर को है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर आज एक होर्डिंग लगी है और इस होर्डिंग पर लिखा है 27 के सत्ताधीश, यानी कि अखिलेश यादव को संबोधित ये होर्डिंग है और इसमें लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश, यानी कि ये होर्डिंग सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर लगी हुई है और जाहिर सी बात है कि 2027 विधानसभा चुनाव उससे पहले उपचुनाव हैं और इस दौरान यह होर्डिंग समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर जिसमें 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव को बताया गया है, यह चर्चा का विषय बनी हुई है। और एसपी के इस पोस्टर पर बीजेपी ने चुटकी ली है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि एसपी के सपने शेख चिल्ली जैसे हैं। एसपी का सपना 2017 से अब तक कई बार टूट चुका है और 2027 तो दूर, एसपी का सपना उपचुनाव में ही टूट जाएगा। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई। उन्होंने कहा ऐसा बयान लोगों को ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है और भविष्य में भी ऐसे बहुत से बयान सामने आएंगे। तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं
वैसे चुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे, लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले, और हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको खाद मिले, सस्ती बिजली मिले। उन पे बातों से कोई फर्क होने वाला नहीं है। और जहाँ तक कि हमारी जो रणनीति रही है चुनाव में, उसी रणनीति के तहत हम सब मिलके चुनाव एक साथ लड़ेंगे और सभी समाज के लोग आप देखेंगे कि किस तरह साथ आएंगे और इस सरकार को जो अपने आंखों में पट्टी डाल के बैठी हुई है, तो नहीं समझ पा रही है कि धरातल में क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह हैं, शिक्षा का किस तरह का दौर चल रहा है, इन सभी बातों का आकलन करते हुए लोग इस बार वोट डालेंगे। और बीजेपी ने शिवपाल सिंह यादव के अधिकारियों को धमकी देने वाले बयान पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि धमकी देना एसपी का मूल चरित्र है, लेकिन लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी के बेटे भी ऐसे ही धमकी दे रहे थे। नतीजा सबके सामने। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए। लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। और अब आपको सुनाते हैं कि शिवपाल यादव ने क्या कुछ कहा था। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। और रामपुर के एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की संपत्ति को कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया। पत्नी को गुजारा खर्चा नहीं देने पर आगरा के फैमिली कोर्ट ने आदेश दिया है। नदवी को अपनी पत्नी और बेटे के भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए हर महीने देने थे, लेकिन नदवी ने कोर्ट के आदेश की अनदेखी करके अब तक 5,30,000 रुपए नहीं दिए। मोहिबुल्लाह नदवी की पत्नी रोमाना परवीन ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है, जो आगरा कोर्ट में विचाराधीन है। पत्नी ने कोर्ट से भरण पोषण के लिए मुआवजे की मांग की थी और उसके बाद कोर्ट ने मुआवजा देने का आदेश दिया था। मोहिबुल्लाह नदवी की ओर से कहा गया कि उन्होंने रोमाना परवीन को तलाक दे रखा है, लेकिन याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तलाक नहीं माना है। बाराबंकी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां थूक कर रोटी बनाए जाने की खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने ढाबे में रोटी बनाने वाले मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। खाद्य विभाग ने ढाबे को सील कर दिया है। रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुधिया मऊ कस्बे के हाफिज होटल का वीडियो सामने आया था। बागपत की रमाला पुलिस ने फर्जी दारोगा को पकड़ा है। आरोप के मुताबिक वो वर्दी पहनकर लोगों पर रौब गालिब करके ठगी करता था। फर्जी दारोगा यश मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और आरोप के मुताबिक उसने पीआरडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर 50,000 की ठगी की थी। बताया जा रहा है कि वो पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल में जुटी है। और खबर वाराणसी से। बंगाल गंगा क्रूज के वाराणसी से प्रयागराज तक की यात्रा शुरू की गई है। इस क्रूज से पर्यटकों को वाराणसी से लेकर मिर्जापुर और प्रयागराज तक का सफर करवाया जाएगा। क्रूज में पर्यटकों को बिल्कुल नया एहसास होगा और इस क्रूज में तमाम वो सुविधाएं हैं जो 5 स्टार होटल्स में होती हैं। 4 दिन के सफर का पैकेज तैयार किया गया है। इस सफर के लिए क्रूज को बजट फ्रेंडली तैयार किया गया है। 4 दिन का सफर लगभग 40,000 में पूरा हो जाएगा, जिसमें खाना पीना शामिल है। वाराणसी के डिब्रूगढ़ तक राजमहल क्रूज का संचालन करने वाली कंपनी ही इसका संचालन कर रही है। इसका नाम बंगाल गंगा है। ये जो क्रूज़ है ये यहाँ से बनारस से चुनार, मिर्ज़ापुर होता हुआ प्रयागराज तक ऑपरेट करेगा पानी के ऊपर, और फिर बनारस से ये यहाँ से कैथी है, गाज़ीपुर है, बलिया, बक्सर है, पटना की तरफ करेगा। सो ये नया क्रूज़ है और इससे क्या है कि जो
ये एरियाज़ हैं, इनमें टूरिज्म को बढ़ावा होगा और नई चीज़ें लोगों को देखने को मिलेंगी। वाराणसी में गंगा विलास क्रूज के बाद अब बंगाल क्रूज यहाँ के पर्यटकों को 5 स्टार होटल जैसा सुविधा देगा। यह क्रूज इस वक्त वाराणसी में 20 गंगा में पर्यटकों को लेकर के आ गया है और बाकायदा पर्यटकों को इस वक्त बनारस का सैर करवा रहा है। यह क्रूज स्पेशल बनारस के लिए बनाया गया है, जो बनारस के आसपास के इलाकों को जैसे गाजीपुर, कैथी, विंध्याचल, मिर्जापुर, चुनार और प्रयागराज तक यहाँ के लोगों को सैर कराएगा। यह क्रूज पूरी तरह से 5 स्टार जैसा है, जिसमें 20 कमरे हैं, डीलक्स, सुपर डीलक्स और सिंगल जो रूम है उसकी सुविधाएं हैं और तमाम अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो इस क्रूज पर दिख रही हैं। और बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से बजट फ्रेंडली है। खास बात यह है कि इस क्रूज का संचालन शुरू हो चुका है और जल्द ही इसकी जो घोषणा भी हो जाएगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और खबर लखनऊ से एमआई बिल्डर के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इनकम टैक्स की टीम ने ये रेड की है। 16 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई है। सूत्रों से यह खबर हमें मिल रही है। लखनऊ में है एमआई ग्रुप के कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। कई घंटों से यहां पर छापेमारी चल रही है। 16 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है एमआई बिल्डर के ठिकानों पर, जहां इस वक्त रेड चल रही है। अयोध्या में सीबीआई ने कैंटोनमेंट बोर्ड के 4th ग्रेड कर्मचारी को 10,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। आज सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने कैंटोनमेंट बोर्ड के जेई अमित को भी गिरफ्तार किया। आपको बता दें, कैंटोनमेंट बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई की टीम जेई के घर को भी खंगाल रही है। ठेकेदार की शिकायत पर यह छापेमारी की गई है। तो ठेकेदार की शिकायत पर यह छापेमारी चल रही है। अयोध्या से ये अहम खबर। कैंटोनमेंट बोर्ड के जेई को गिरफ्तार किया गया है। कल रिश्वत लेते हुए यह कर्मचारी पकड़ा गया था। और ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर कार में भीषण आग लग गई और उससे कार के अंदर जलकर एक शख्स की मौत हो गई। रोड से 100 मीटर अंदर जंगल में कार बरामद हुई है और हत्या करके कार में आग लगाकर जलाने की आशंका भी जताई जा रही है। आग से जलकर पूरी तरह से खाक हो गया है सब कुछ। रुपयों के लेन देन में हत्या का शक जताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दादरी थाना क्षेत्र की यह वारदात है। मृतक संजय यादव प्रॉपर्टी का काम करता था। वो गाजियाबाद का रहने वाला है और अपने घर गाजियाबाद से साइट पर जाने के लिए निकला था। पुलिस और फोरेंसिक टीम मामले की तफ्तीश में जुटी है। और महोबा में मवेशियों से भरे ट्रक कंटेनर को विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं की निशानदेही पर पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक कंटेनर में 24 से ज्यादा मवेशी थे, जिन्हें पुलिस ने गौशाला में भेजा और 2 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मामला बांदा चौराहे का है। भैंसों से भरा ट्रक मध्य प्रदेश के जबलपुर से यूपी के मुजफ्फरनगर जा रहा था। हमारे मित्र सौरभ तिवारी बाबा जी विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष जी हैं। उनका हमारे पास फ़ोन आया कि भैया हमारे एक मित्र ब्रजेश यादव जी हैं, वो शिवम पेट्रोल पंप के पास खड़े हुए हैं। उनने कंटेनर को देखा जिसमें 50 से ज़्यादा भैंसें लदी हुई हैं और ट्रक वाले से बात की तो वो उनसे गलत तरीके का व्यवहार करने लगा। इसके बाद उन्होंने वहाँ से उसके पीछे लगाई तो उसने 3-4 बार उनके ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया। फिर यहाँ पे हमारे बजरंग दल के छोटे भाई धर्मेंद्र प्रजापति और सभी साथियों के साथ मिलकर हमने पहरा मोड़ के पास एक ट्रक सामने से खड़ा करवा के उसको पकड़ा। नेटवर्क 18 के मनी कंट्रोल के सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट मनी कंट्रोल प्रो ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन 10 लाख के पार पहुंच गया है। 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन पूरा होने के खास मौके पर एनएसई में स्पेशल ओपनिंग बेल रिंगिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने ओपनिंग बेल रिंग बजाया। Yeah, just to continue, there was a time when
4, 3, 2, 1. That's a great moment. तो बिजनेस न्यूज की दुनिया में मनी कंट्रोल टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है। मनी कंट्रोल ने ईटी को पछाड़कर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। मनी कंट्रोल 53.16 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टॉप पर है। इसके अलावा मनी कंट्रोल प्रो देश का सबसे बड़ा बिजनेस, मार्केट और फाइनेंस न्यूज बन गया है। मनी कंट्रोल प्रो के सब्सक्राइबर्स की संख्या 10 लाख के पार हो गई है और दुनिया के टॉप 15 न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में मनी कंट्रोल प्रो शामिल हो चुका है। फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी खबरों के लिए आप भी मनी कंट्रोल प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को सिर्फ स्कैन करना है।